ओके, तो हेलो एवरीवन, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, आज मैं वापस से थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान लगा के कॉपी और पेन जरूर अपने हाथ में रखें। चलिए, तो देखो बच्चों, मैंने बताया था कि क्रॉप, सबसे पहले तो हमारे पास है एक क्रॉप, जो शब्द है वो है क्रॉप। और क्रॉप का मतलब होता है कि अ सिंगल टाइप, एक ही प्रकार की कोई प्लांट है, अ सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन इन a very large field, a same type of crop which is grown in very large field is called crop, and the production of this crop is called crop production. Therefore, we can say that the practice of growing crop in a large amount for commercial or personal use is called, मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर। क्या होता है? एग्रीकल्चर। अब जो बंदा ये करता है, द पर्सन हु डिड ऑल द थिंग्स विच वी हैव रिटन इज कॉल्ड अ फार्मर। फार्मर ही सारे जो हैं वो सारा काम करते हैं। अब इसी क्रॉप के प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, देयरफॉर द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? संभालना। कोई भी चीज को एक तरीके से करके, उस प्रोसेस को फॉलो करके कोई चीज का प्रोडक्शन करना, फिर अंत तक उसको हमारे तक पहुंचाना। जैसे आलू है, आलू को किसने उगाया? फार्मर ने। कैसे उगाया? वो सारे प्रोसेस को इस्तेमाल करना, क्रॉप का प्रोडक्शन करना, उसको मैनेज करना, फिर हमारे तक पहुंचाना। जो लोग उसको यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो हम इस्तेमाल करते थे। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला जो चीज है उसको हम बोलते थे सॉइल। भाई सॉइल चाहिए, लैंड चाहिए, फार्मर चाहिए, फार्मर की इक्विपमेंट्स चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को चाहिए वाटर। जो हमें चीजें चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, मतलब खुले में चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉप आप घर पे भी उगा सकते, नहीं। हमको एक खुला आसमान चाहिए जिसके नीचे क्रॉप आराम से उग सके, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कर सकें। हमने क्या कर लिया? सॉइल चाहिए, लैंड, फिर हमें चाहिए वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, मैन्यूअर और फर्टिलाइजर। तो चाहिए मैन्यूअर, फर्टिलाइजर्स। इसके बाद चाहिए वीडीसाइड्स के बाद चाहिए वीडीसाइड्स, फिर हमको चाहिए फर्टिलाइजर के बाद फिर इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें। इसके बाद हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टोरेज, वेयर हाउस चाहिए, हमको बहुत सारी चीजें चाहिए इसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस को
पूरे कंप्लीट प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, और इस पूरे को करने के बाद जो हमारे सामने आता है उसकी प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। मैं 10 मिनट में और इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, लिख लो पहले फटाफट, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया। अब बढ़िया सा चीज जो होती है वो होता है प्रोसेस। सबसे पहली चीज प्रोसेस। तो हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस होता है, जो मेन हमारे पास जितने भी प्रोसेस हमारे सामने आए, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस आया वो आया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला हमारे सामने आया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात किसने, पुनीत सर ने क्या बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद? कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सीड, चूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग सीड। प्रिपरेशन के बाद पहले तो जमीन डिसाइड कर ली, उसको प्रिपेयर कर लिया, सीड खरीद के लिया है, हाई यील्डिंग सीड। उसके बाद क्या किया? PLOUGHING, फिर कर दिया प्लगिंग। क्या कर दिया? प्लगिंग। उसके बाद क्या कर दिया? ये सारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों? सीड डालने के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिफ्थ टॉपिक हम लोगों ने क्या किया था डिस्कस? इरिगेशन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इरिगेशन क्या होता था? मैंने बताया भी था आपको, रेगुलर टाइम इंटरवल पर जब हम पानी दें। मैंने कहा था किसी भी चीज की अति बहुत खतरनाक होती है। अगर ज्यादा पानी दे दिया तो क्रॉप सड़ जाएगा, कम पानी दिया तो क्रॉप जिंदा नहीं रह पाएगा। यानी दोनों ही चीज में इंपॉर्टेंस क्या है? पानी का इंटरवल, पानी देने का इंटरवल, कि टाइम पे पानी दे। जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है, बहुत तेज़ हवाएं चल जाती है तो भी फसल खराब हो जाती है। इसलिए टाइम पर, रेगुलर टाइम इंटरवल पर पानी देना, पानी क्रॉप को देना, इज कॉल्ड इरिगेशन। फिर क्या हो गया? सिक्स्थ टॉपिक था कि भाई इसको बचा लिया हम लोगों ने क्रॉप वगैरह से, क्रो वगैरह से, यानी बहुत सारे ऐसे पंछी वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उसको हमने बोल दिया वीडिंग से बचाना। फिर एडिंग पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। इसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने? बढ़िया सा उसको हार्वेस्ट कर लें, पक्का? चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर हमने कर लिया हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको कर दिया, हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज, और हमने कर दिया इसका स्टोरेज। ये मैंने आपको पूरे टॉपिक पढ़ाए थे। आज जो मेजर हम डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पर। किस पर डिस्कशन करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हमें हर एक चीज पता होना चाहिए। इसके बाद हो सकता है तो हम प्लगिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब एक बात बताइए सभी लोग कि प्रिपरेशन किसी भी चीज की बहुत जरूरी है या नहीं? सबसे पहली चीज तो ये बताइए। है, ऑब्वियसली है कि जैसे आप अपनी अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि जब तक आप प्रिपरेशन ना करोगे आपके पेपर अच्छे नहीं जाए। ऐसे ही किसी भी चीज की प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास, इफ आई एम नॉट प्रिपेयर टू टेक दैट पर्टिकुलर क्लास। अब पहली बात तो इतने साल होगा कि प्रिपेयर होते ही हैं, लेकिन तब भी कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है। जैसे आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए
कुछ कुछ प्रिपेयर कर रहा था टीचिंग एड, मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा भी दूंगा तो आपको समझ में आएगा, तो मैंने सोचा कि चलो प्रिंट आउट निकाल लेता हूं इसके। तो मैंने क्यों प्रिंट आउट निकाले? बिकॉज आई एम वेरी मच रेडी टू टीच यू ऑल गाइस। इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल 100% होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये होती है कि जो जमीन होती है ये पहले से प्रिपेयर नहीं होती किसी भी एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए। एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए हमें इसको अपने आप से प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। अब खुद से प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस सॉइल को प्रिपेयर करने, इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर की जैसे सॉइल क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो सबसे पहले तो सॉइल की क्या करी जाती है? लूजनिंग। क्या की जाती है? लूजनिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों में से कोई भी एक अपना माइक ओपन करके, जो समझदार है, जो अच्छे से आंसर कर सकता है, वो ये बता सकता है कि ये लूजनिंग क्यों की जाती है। बस इतना सा मुझे कोई बता दे कि इसकी लूजनिंग करी जाती है, प्लगिंग की जाती है, टिलिंग की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? बस कोई भी बता दे। सर क्योंकि मिट्टी ढीला हो सके और ये अर्थवर्म जो अंदर जा सके। अर्थवॉर्म अंदर जा सके। हम पहले से अर्थवॉर्म डाल देंगे क्या? ऑक्सीजन जा सके। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तरफ से आया एक तो एयर, और कोई? और कोई? अच्छा, आप लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा जिसका नाम है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सबने सुना? अब एक बात बताओ, एक बात तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग तो अर्थवॉर्म की बात कर रहे थे, अर्थवॉर्म भी लिख ही देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थवॉर्म पढ़ लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अर्थवॉर्म की बात कर ली तुमने, हवा की बात भी कर ली। तुमने ये नहीं बोला कि सर अगर सॉइल जो बहुत टाइट होगी, पत्थर जैसी होगी, तो उसमें जब हम सीड डालेंगे तो वो सीड जब जर्मिनेट होगी और वो सॉइल को बाहर करता हुआ आएगी, तो वो आ ही नहीं पाएगी अगर सॉइल, मिट्टी ढीली नहीं होगी। तो किसी ने नहीं बोला? ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना? पहला सवाल। अब सुनो, ये एयर किसने बोला था? एयर अंश। मेरे प्यारे बच्चे, एयर भी एक इंपॉर्टेंट जरिया है। और बच्चों, इस एयरी और फ्लफीनेस ऑफ द सॉइल को कौन मेंटेन करता है? अर्थवॉर्म भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि उस सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन, मैन्योरिंग जो एडिंग होती है वो इन अर्थवॉर्म की वजह से होती है। यानी सॉइल की पूरी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना मतलब ये उसको ढीला भी कर देता है, मतलब अर्थवॉर्म भी लूजन कर देता है। अर्थवॉर्म लूजन जरूर करता है, दिस इज द मेन रीजन। लेकिन हम लोग भी आर्टिफिशियल तरीके से सॉइल को लूजनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म बड़े बड़े पत्थरों को जो आ जाते हैं सॉइल के बीच में, उनको लूजन नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके निकाले। पहले तो बहुत पुराने जमाने की बात करी जाए तो पहले अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते थे, आर्टिफिशियल तरीके से सॉइल को लूजन करते थे। अब लूजन करने का पहला मेजर रीजन तो था, वो था कि सीड को प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन करवा सकें, और उस सीड को जो कि क्या है, सॉइल के अंदर चली गई है, उसके पास प्रॉपर एयर यानी ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो। अगर ये अवेलेबल नहीं होता है, तो जर्मिनेशन ऑफ द सीड टाइम पर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, अगर ये नहीं करा तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने, हम लोग नवरात्रि में ऐसे करते हैं, नवरात्रि में जवारे उगाते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी के ऊपर हम लोग बहुत सारा गेहूं डाल देते हैं और उसको प्रॉपर टाइम पे पानी देते हैं, और टाइम पर उसको एयरी फील देते हैं, और पहले मिट्टी को पूरा ढीला करते हैं। ढीले का मतलब यही होता है लूजनिंग, ताकि उस मिट्टी के अंदर कुछ पोर्स बन जाएं, कुछ मैं जो लिखते जा रहा हूं ना, जो एयर्स के होल्स या एयर के लिए पोर्स बन जाएं, ताकि उस मिट्टी के पास प्रॉपर ऑक्सीजन हो। अगर मेरा सीड अंदर तक चले गया है तो उसके पास वो प्रॉपर ऑक्सीजन
प्रॉपर पानी, अब जैसे आपने मिट्टी को बहुत टाइट कर रखा है और हमने पानी डाला, तो पानी जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगा और वो लूजनिंग नहीं होगी, तो वो आराम से नहीं बैठ पाएगा, ताकि वो किसके पास, सीड के पास ना पहुंच जाए। तो जर्मिनेशन मेन कारण है लूजनिंग ऑफ सॉइल का, कि सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाए। क्या हो जाए? जर्मिनेशन। अब इसके लिए जो पुराने समय में जो किसान इस्तेमाल करते थे वो करते थे ये। अब इसी को बोलते हैं टिलिंग या प्लगिंग, PLOUGHING। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल to maintain the air sacs between the soil to be able to germinate the seed properly in the proper mean time is called plugging। और जो हथियार या जो टूल जो इस्तेमाल किया जाता था उसको बोलते थे प्लग, और वो प्लग कुछ इस तरह का दिखता था। ये देखो, पहले तो लकड़ी का ही रहता था, सब लोगों को दिख रहा है प्रॉपर, मैं दिखा रहा हूं तो प्रॉपर दिख रहा है ये प्लग। अब ये क्या होता था, इसका होता था एक्सेल। अब देखो, मैं इसको खूबसूरत तरीके से बना देता हूं। देखो, ये ऐसा, ये यहां से ऐसा और कुछ ऐसा, जैसे आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, कुल्हाड़ी से चलाते ना लोग, वो कुल्हाड़ी देखी होगी। तो क्या होता था, अब पुराने ज़माने में, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं लोगों के पास, जो ट्रैक्टर में पीछे से है ना, ऐसे है ना, कांटे जैसे लगे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बचपन में पता बहुत उत्साहित होता था ट्रैक्टर पे बैठने के लिए। मेरे गांव में होता था ऐसा ट्रैक्टर, तो मैं बहुत उत्साहित होता था बच्चों। तो क्या है, ऐसे ऐसे कांटे लगे रहते थे, फिर वो ऐसे ऊपर उड़ जाता था, फिर जैसे एक बटन दबाया जाता, खर्रर्र नीचे आया और वो पूरी सॉइल में धंस गया। अब ट्रैक्टर चलाओ, जब ट्रैक्टर चलता था तो वो धंसते हुए नीचे की तरफ ट्रैक्टर से पूरी सॉइल को, जो टाइट सॉइल है ऊपर की लेयर, जिस ऊपर की लेयर को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस, विच इज वेरी फर्टाइल। बच्चों, ऊपर की लेयर बहुत फर्टाइल होती है सॉइल की। तो मैं वही तो बता रहा हूं, विच इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल। फर्टाइल अपर। देखो, मैं ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि तुम लोग अगर आगे की क्लासेस में भी पढ़ोगे ना ये सब, तो तुमको सारी चीजें याद रहेंगी। तो वेरी फर्टाइल अपर लेयर, क्योंकि सॉइल की भी बहुत सारी लेयर होती हैं। पहले ह्यूमस होती है, फिर लेयर ए, फिर लेयर बी, फिर सी, फिर बेड रॉक। बेड रॉक के बाद पानी नहीं जाता, नीचे की तरफ पानी नहीं जाता। तो क्या होता है, बेड रॉक क्या करता है, पूरे पानी को यहां तक जमा कर लेता है। और आप लोगों ने ट्यूबवेल वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हम खोदते हैं, फिर वहां जो पानी जमा होता है उसको ऊपर निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? चलिए ठीक है, बता देते हैं। फर्टाइल अपर लेयर ऑफ सॉइल, फर्टाइल अपर, ए भैया क्या लिख रहे हो, अपर लेयर ऑफ सॉइल, फर्टाइल अपर लेयर ऑफ सॉइल। अब बताते हैं, ये मिट्टी है, ये पूरा ग्राउंड है, यहां से हम खोदना चालू करेंगे। यहां पर ह्यूमस होगा, फिर यहां पर सॉइल का अलग टाइप आ जाएगा, फिर सॉइल का बी टाइप आ जाएगा, फिर सॉइल का सी टाइप आ जाएगा। ज़्यादातर जर्मिनेशन यहीं से होता है, सीड का जर्मिनेशन यहीं से होता है, अपर वाली लेयर से, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और यहाँ पर आते हैं रॉक्स। अब यहाँ पर रॉक्स जब बिल्ड, यहाँ पर नीचे की तरफ जो रॉक्स होते हैं वो पानी, अब आप खुद सोचो कि अगर स्विमिंग पूल टाइल्स का बना हुआ है और मैंने पानी भर दिया, तो क्या पानी नीचे की तरफ चले जाएगा क्या? इसका मतलब पानी को अपोज करता है। वो जो टाइल्स जो हमने बनाया उसको बेड रॉक बोलते थे, इसलिए उसको बोलते हैं बेड रॉक। क्या बोलते हैं? बेड रॉक। अभी मैं ये अलग हटके जा रहा हूं, थोड़ा सा अलग हटके जा रहा हूं। तो यहां से यहां जब पानी नीचे की तरफ रिसता है, जब पानी की तरफ नीचे एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल, तो पानी यहां जमा हो जाता है। अब यहां पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है, बहुत सारा वाटर है, और बेड रॉक से नीचे पानी जा नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, इसी अंडरग्राउंड वाटर को, इसी को बोलते हैं अंडर ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं। आजकल एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेल, पहले वेल होती थी, अब ट्यूबवेल्स खोदी जाती हैं, जो इसी पानी को ऊपर लाके पाइप्स के जरिए, छोटे छोटे पाइप्स के जरिए, मोटर के जरिए, पाइप के जरिए पानी फील्ड में दिया जाता है, जो का इरिगेशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे।
अब क्या है कि इसी जर्मिनेशन के लिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया बच्चों? इसी प्लग का। पहले किसान कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते थे, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर के पीछे आंकड़े लगा के ये जो प्लग है वही पीछे ट्रैक्टर के लग जाता था और पूरी सीड को पूरे सॉइल को क्या कर देता था। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम, देखो सब लोगों को दिख रहा है डायग्राम, ये आप ट्रैक्टर के पीछे लगता है आजकल, दिख रहा है सबको? ये ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, इसको इधर से अटैच करते, देखो इधर से अटैच कर दिया जाता है, इधर से अटैच कर दिया जाता है और यहां से ट्रैक्टर के पीछे ये लग जाता है और फिर उस सॉइल को, उस पूरी मिट्टी को क्या करता है? लूजनिंग करता है। क्या करता है? लूजनिंग। अब क्या है, सुनो, पहले वाले जमाने को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया किताबों में। अब आप समझेंगे कि ये जो बैल है, इस बैल से ये जो बंधा हुआ है और ये जो लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर ये लगा हुआ है। देखो बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग में रखना। देखो ये जो है ये बहुत बड़ा है, ये जो है मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को लूजन अप करेगा, ये वो बैलों से लग जाएगा, बैल आगे खींचेंगे तो ये भी आगे बढ़ेगा और फार्मर बैल्स को क्या करता है? क्या बताता है? डायरेक्शन। ये जो फार्मर है ये डायरेक्शन बताता है किसको? उन बुल्स को कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये जो है इसको बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेल। देखो, और इसी एक्सेल को नया शब्द दिया है शाफ्ट। ये है प्लग शेयर और इसको बोला गया शाफ्ट, और यही बीम्स हैं जिसकी वजह से आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लगिंग। और ये जो आपके सामने है वो है प्लग। क्या आपको समझ में आया? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। अब बच्चों ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप, जो हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब हम सीड उगाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आई? कि हमें कौन सी सीड खरीदनी है, कौन सी सीड खरीदें जिससे हमारी फसल बढ़िया बने। लेकिन कौन सी सीड मतलब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी आप बोल दोगे सर हाई यील्डिंग सीड, हाई यील्डिंग सीड तो हम बात की बात है। चुनाव कि कौन सी क्रॉप उगाएं और उसके लिए कौन सी सीड उगाएं, तो किसी ने पूछ लिया विच क्रॉप, किसी ने पूछ लिया विच क्रॉप सवाल। तो मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये महीना जून जुलाई का चल रहा है, जून और जुलाई का चल रहा है, तो मैं कौन सी सीड खरीदूंगा या कौन सी क्रॉप खरीदूंगा, सॉरी, या मैं कौन सी सीड खरीदूंगा या मैं अपनी जमीन पे जो मैंने तैयार करी है उस पर मैं कौन सी क्रॉप उगाऊंगा। सवाल सभी लोगों से, कोई भी जवाब दे सकता है। मेज। क्यों? सवाल क्यों? सर जो रेनी सीजन मेज है, जो रेनी सीजन में बहुत अच्छा होता है। वेरी गुड। अब इसका एक बहुत पुराना रूप भी है। अगर मैं इसकी पिछली वाली बात करूं तो क्या हुआ, कुछ किसानों ने क्या किया, मेज को रेनी सीजन की जगह कब उगाया? विंटर सीजन में। चलो समर में कर लो, समर में कर लो, समर में कर लो। अब समर में जब उगाया तो उनकी फसल प्रॉपर तरीके से, नहीं, इसका कारण क्या था? कोई भी नेचुरल कारण हो सकता है। द रीजन वॉज नेचुरल। टेम्परेचर। अरे नेचुरल था ना, मैं वही तो कह रहा हूं, टेम्परेचर एक नेचुरल फिनोमिना है। अभी बात करेंगे, टेम्परेचर हुआ, क्लाइमेट हुआ, वेदर हुआ, अलग अलग तरीके से उस प्लांट को हम लोगों ने टेस्ट किया कि ये क्यों खराब हो गई। तो उनको ज्यादातर समझ में आया द एटमॉस्फेरिक कंडीशन at that time were not suitable for the crop which we were sowing। जो हम क्रॉप उगाना चाह रहे थे वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर,
उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर सूटेबल नहीं था। जैसे अगर मैं रेनी सीजन में उगा रहा हूं तो वहां पानी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस क्रॉप को सही तरीके से नहीं उगाया गया। तो फार्मर्स ने एक कंक्लूजन किया। अब सुनना, फार्मर ने एक कंक्लूजन निकाला कि हम क्रॉप को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्रॉप के भी टाइप्स हुए। किसके टाइप्स हुए? क्रॉप के। तो पहला जो टाइप निकला उसको हमने कह दिया रैबी क्रॉप्स। क्या बोला हमने? रैबी क्रॉप्स। अब ज्यादातर आप लोग क्या करते हो? आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हो टाइप्स ऑफ क्रॉप। अबे टाइप्स ऑफ क्रॉप कब आया? हम कभी भी उगा सकते थे, लेकिन टाइप ऑफ क्रॉप्स तब आया जब हमने देखा कि हम लोग एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक ही सीजन में उगा रहे थे जो बार बार खराब हो रहा था। तो इससे यह समझ में आया कि वो क्रॉप उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, किसी बच्चे ने अभी बोला था टेम्परेचर सर, तो बेटा उसके बाद एक और चीज होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद क्या होता पता है? क्लाइमेट। और क्लाइमेट के बाद एक और चीज होती है जो कि बहुत शानदार होती है, जिसका नाम है वेदर। अब आप बोलोगे सर वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? कोई बता पाएगा वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? वेदर एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसी टाइम पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारी चीजें जितनी भी फिजिकल अपीयरेंस हैं, वेदर उस पर्टिकुलर टाइम पे होता है। क्लाइमेट एज यूजुअल होता है। अब मैं बताता हूं कैसे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। आप बताओ दिसंबर में ठंड पड़ती है गर्मी? तो दिसंबर में जनरली जो पड़ती है ठंड, इसलिए जो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो कैसी रहेंगी? ठंडी। से यस और नो? अगर उस दिन बारिश हो जाए, अगर उस दिन बारिश हो जाए, 10 दिसंबर को बारिश हो जाए, 10 दिसंबर को बारिश हो जाए, तो क्या तुम उसको रेनी सीजन बोलने लगोगे क्या? क्यों? क्योंकि उस टाइम का जो वेदर था, उस टाइम का जो वेदर था वो रेनी सीजन टाइप तो था 100%, लेकिन पिछले 10 साल से वहां ठंड पड़ रही है, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो विंटर है। अब आया? तो पिछले 10 साल के, पिछले 1 डेकेड का जो समय होता है, उस हिसाब से देखा जाता है कि भाई प्रॉपर उस दिन सीजन कैसा लग रहा था, उस टाइम टेम्परेचर कैसा था, उस टाइम ह्यूमिडिटी कैसी थी, उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा था। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया, तब जाके बोला गया नहीं यार, हम लोग एक ही सीजन में एक ही प्रकार की कुछ क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वो दूसरे सीजन में उगाओगे तो वो खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं? उन्होंने कहा 2 प्रकार की क्या कर लो? क्रॉप्स कर लो। कौन कौन सी? एक बोल दो रैबी, और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों बोल दो खैरिफ। इतना उतारो पहले फटाफट, जल्दी से फटाफट। ओके, वेरी गुड, आपने लिख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2 प्रकार की क्रॉप डिस्कस करी। सबसे पहला कौन सा था? रैबी, और दूसरा था क्रॉप खैरिफ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खैरिफ क्रॉप की। चलो, अब आप लोग सोचोगे कि खैरिफ क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होगी, तो आपके सामने एक दिमाग में एक शब्द आएगा जिसका नाम है सोन। बच्चों ये शब्द का डिक्शनरी मीनिंग आपको पता है? सोन का मतलब क्या होता है? विच आर सोन, विच आर सोन, विच आर सोन, विच आर सोन इन रेनी सीजन, विच आर सोन इन रेनी सीजन। क्या बोलता बेटा? सोन। सोन का मतलब वो तो सीन होता है, वो तो सौ होता है, सी सौ सीन, देखा नहीं होता। सोन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर हमने सीड को डाला है, काय में? सॉइल में, मिट्टी में, जमीन में। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों ने सीड को क्या करा है? डाला है उस पर्टिकुलर सॉइल में और लैंड पे। उसी को बोलते हैं सोइंग। क्या बोलते हैं?
सोइंग। क्या बोलते हैं सोइंग का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर, किस टाइम पर? रेनी सीजन के टाइम पे, जब टाइम होता है जून से जुलाई या अगस्त, JULY, जून जुलाई अगस्त या जुलाई और अगस्त के टाइम पर अगर हम सीड को जमीन पे डालें और उसके 6 महीने बाद, उसके कुछ महीने बाद, 4 महीने 6 महीने के अंतराल के बाद उसको हार्वेस्ट करें, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या बोला गया? खैरिफ क्रॉप। क्या हुआ? खैरिफ क्रॉप की डेफिनेशन, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, द crops which are sown in rainy season, which is in the month of rainy season, in the month of जुलाई अगस्त सितंबर, जो भी है, जुलाई अगस्त जून जुलाई, इन द मंथ ऑफ July/August are called खैरिफ क्रॉप। इतना नोट डाउन करो। अब जो इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन आता है, हाँ, अब जो इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन आता है वो जनरली जून जुलाई अगस्त या सितंबर, तो जुलाई टू सितंबर की बात कर लें, सितंबर तक भी पानी गिरता है। अब जनरली बता रहा हूं, इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन बोल रहा हूं। हो सकता है कि एक साल पानी ना गिरे, हो सकता है सूखा पड़ जाए, हो सकता है बाढ़ आ जाए, तो ऐसे बिल्कुल डरना नहीं है ना। तो जनरली जो सीजन होता है इसमें हमारे यहाँ पानी गिरता है, इसी को रेनी सीजन बोलते हैं। अब ज़्यादा पानी मांगने वाले जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको खैरिफ क्रॉप्स बोल दो। अब सुनो, जून से सितंबर तो ऐसे कौन कौन से होंगे? पैडी, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, और कौन से हो सकते हैं, बता सकता है कोई? एक्सेट्रा। ऐसे क्रॉप्स को हम लोगों ने कह दिया खैरिफ क्रॉप। उतार लो। अब दूसरे टाइप के कौन से हमारे पास? रैबी। अब हमारे पास दूसरे टाइप के क्रॉप्स कौन से हैं? रैबी क्रॉप। कौन से क्रॉप्स हैं बच्चों? रैबी। अब बच्चों इसमें भी क्या हुआ? रैबी क्रॉप्स भी कुछ डिफरेंट तरीके के हुए हमारे पास। कैसे डिफरेंट तरीके के? कि भाई जो ग्रोन किए जाएं कब? विंटर सीजन में, यानी दिसंबर में, दिसंबर से जनवरी के बीच में ग्रोन किए जाएं या सोन किए जाएं। द क्रॉप्स which are grown in winter season are said to be rabi crops. जनरली इन इंडिया, एक सेकेंड इंक लगा लें थोड़ा सा, इंक थोड़ी कम लग रही है मुझे। जनरली इन इंडिया विंटर सीजन occurs in the month of, बोल सकते हैं आप लोग, in the month of December and January। तो सोचो जब जनवरी में उगाया है, जनवरी, तो कटेगी कब फसल लगभग मार्च अप्रैल में काटी जाएगी एंड हार्वेस्टेड, एंड ये एक्स्ट्रा है, एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ, कब?
मार्च या अप्रैल मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल। और बच्चों आपको सबको पता है कि आपके घर में जो गेहूं आता है, जो गेहूं आता है वो मार्च और अप्रैल में आता है। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है गेहूं? गेहूं इज अ क्रॉप विच इज सोन इन, ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन समर सीजन। वीट हुआ, ग्राम हुआ, पी हुआ, ये सारे जो क्रॉप्स हैं, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो सारे कौन से कहलाएंगे? रैबी क्रॉप। उसमें और कोई से भी हो सकते हैं, हो सकता है मस्टर्ड हो सकता है मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो इनको बोलते हैं सीजनल क्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको? सीजनल क्रॉप्स। कौन से? दोनों, रैबी और खैरिफ। लिख लो, इतना नोट डाउन कर लो। चलिए, तो हो सकता है आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।